तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुत ही रोचक चीज पढ़ने वाले हैं आज। आ, अच्छा, कल या जो भी हम 2 दिन से बात कर रहे हैं, मैं कहा ना कि कुछ शब्द जो है, कुछ शब्द टीचिंग से क्लोजली रिलेटेड है। जरा बताइए तो कौन कौन से शब्द हैं टीचिंग से क्लोजली रिलेटेड? एजुकेशन, एजुकेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, निर्देश, लर्निंग, प्रशिक्षण, अधिगम और एक्विजिशन। अर्जन और संप्रेषण लर्निंग, क्रिया भी। इंस्टीट्यूशन, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन, हाँ, सर ट्रेनिंग, लर्निंग, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, लर्निंग, एक्विजिशन, एक्विजिशन, और संप्रेषण। एग्जामिनेशन। चलिए हम यही बात की, हम इसमें से 2 चीजों पर बात करते हैं, लर्निंग पर और एक्विजिशन पर। ठीक है, लर्निंग और एजुकेशन पर बात करेंगे। लिखिए लर्निंग वर्सेज एजुकेशन, एक्विजिशन। लर्निंग वर्सेज एक्विजिशन। इसको बोलते हैं अधिगम, अधिगम, और इसको बोलते हैं अर्जन। इन दोनों में क्या अंतर है समझिए पहले इस बात को। एजुकेशन में इसका बड़ा महत्व है। दोनों का अर्थ ये हुआ कि हम कुछ सीख रहे हैं। दोनों का मतलब होता है सीखना, सीखना या जानना या ग्रहण करना। ग्रहण करना दोनों का अर्थ हो गया, ग्रहण करना, कोई चीज ग्रहण कर रहे हैं। तो देखिए एक तो प्रक्रिया ये है ग्रहण करने की कि हम पार्टिकुलर सेटअप में ग्रहण करें, यानी हम कॉन्शियस वे में ग्रहण करें, जानते हुए कि हाँ हम ग्रहण कर रहे हैं। हम ये जानेंगे कि हाँ हम सीख रहे हैं, उस पर हम प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस से सीखते हैं। कॉन्शियस वे में, चेतना में, चेतन अवस्था में सीखते हैं, यानी कि हम जब सीखते हैं तो पता चलता है कि हाँ हम सीख रहे हैं। एक तरह से कहें तो क्लासरूम में सीखते हैं। और क्लासरूम का मतलब समझिए ना कि एक सेटअप तैयार किया गया है जहां सिखाया जाता है, किसी और के द्वारा सिखाया जाता है, या फिर आप खुद ही प्रयास करके सीखते हैं, जानते हुए सीखते हैं। इस तरह से सीखने को लर्निंग कहते हैं। और दूसरा सीखने का तरीका यह है अनजाने में, अनजाने में, अचेतना में, अवचेतन या अचेतन में सीख लेते हैं। अवचेतन करिए, अतुन, या बिना बिना आप कहिए कि बिना प्रयास के ही, बिना प्रयास के, अनकॉन्शियसली कह लीजिए, अनकॉन्शियसली, कोई सेटअप नहीं है, सोसाइटी से सीख लेते हैं और पता भी नहीं चलता है कि कब सीख लिए, कैसे सीख रहे हैं, और सीख रहे हैं, जीवन पर्यंत सीखते हैं, जीवन पर्यंत, जीवन भर पता नहीं रहता है, बट हम सीखते जाते हैं। तो ये 2 तरीका है सीखने को। इस तरीके को, ये जो ग्रीन से है, ये हरा वाला जो तरीका है वो एक अर्जन कहा जाता है, एक्विजिशन, एजुकेशन में। और जो लाल वाला जो तरीका है इसको लर्निंग कहा जाता है। अधिग्रहण कहते हैं ना? किसको? अधिग्रहण कहते हैं क्या? किसको? इसको, अर्जन को? जिसको आप अर्जन बोल रहे हैं। हाँ, अर्जन या अधिग्रहण दोनों, एक्विजिशन इंग्लिश में, अधिग्रहण भी लिख लीजिएगा। तो ये जो लाल वाला सेटअप है ये लर्निंग का है, और ये जो ग्रीन वाला सेटअप है ये एक्विजिशन का है, अर्जन का। अब जरा हम जो अब ये आप नोट करिए जल्दी से,
या करना चाहते हैं तो या हटा दिया। चलिए अब जरा हम बताते हैं, आप लिख तो सब लेने दिए होते सर, आए लिख तो लेने दिए होते आप एक बार। लीजिए, हम कंट्रोल जेड कर रहे हैं आपके लिए। ल आ ई ल। ल ई ल आ गया, बहुत ज्यादा बार करना पड़ा। चलो लिखो जल्दी। स्वाति बोली ना, हाँ स्वाति हो ना? हाँ कई बार तुमको पढ़ाए हैं ये बात, क्लास में भी बताए थे। मालूम है मालूम है। तो मैंने कहा फिर से लिखने का शौक है, लिखो जल्दी जल्दी। पार्टिकुलर सेटअप में सिलेबस के साथ प्रैक्टिस परफॉर्मेंस करते हैं, कॉन्शियसली करते हैं, क्लासरूम में करते हैं, किसी हो गया। औरों से सीखते हैं। तो ये लर्निंग हुआ। और एक्विजिशन अनजाने में सीख लेते हैं, बिना प्रयास के सीख लेते हैं, अनकॉन्शियसली सीख लेते हैं, सोसाइटी से सीख लेते हैं, जीवन भर सीखते हैं, ग्रहण करते रहते हैं। हो गई बात। और इसके लिए, सीखने के लिए एक उम्र भर होता है, उम्र है। कुछ समय के बाद हम कुछ ज्यादा सीख नहीं पाते हैं, कम सीख पाते हैं, सीखने की क्षमता घट जाती है। इसको मिटा दूं? यस सर। चलिए मिटा दिया। देखिए अब जरा एग्जाम्पल से समझिए, कुछ चीजें मैं बात कर रहा हूं, सब लोग, मैं बात तो एक आदमी से करूंगा तो आप समझिएगा कि हम सबसे बात कर रहे हैं। चलिए मैं आप सबको देखकर बात करूं तो ज्यादा बेहतर है। किससे बात करूं? जोईता से बात करता हूं। जोईता, अपना वीडियो ऑडियो ऑन कर लो। जोईता, तुम कितनी भाई। भाषा जानती हो? अ, कितनी भाषाओं को तीन जानती? तीन कौन कौन? बांग्ला, हिंदी हम्म। एंड इंग्लिश। बात सबसे कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। बांग्ला, हिंदी, इंग्लिश। मदर टंग क्या है? बांग्ला। कोचिंग लेने गई हो कहीं? नहीं कभी भी? नहीं भूल से भी? नहीं सीखी न, कब सीखी बांग्ला? सर, अरे भैया एक्वायर किया है उसको बचपन इसको से। एक्वायर किया है। बट मुझे इंग्लिश तो सीखने जरूर आई हो तुम, बीएचयू भी आई हो, कहीं कोचिंग भी की होगी, पार्टिकुलर सिलेबस में सीखी होगी। हाँ सीखी है ना? स्कूल में। हाँ स्कूल में सीखी हैं। तो यही है कि हम अपनी मातृभाषा जो है अर्जित कर लेते हैं, पता नहीं चलता है कब किए। हम भोजपुरी हमरा आवेला खूब बढ़िया से, एकदम 100 गो गाना गा दे, आज तक कहीं कोचिंग करने नहीं गए हैं। हिंदी के लिए आज तक कहीं कोचिंग करने नहीं गए हैं। अंग्रेजी के लिए खूब फजीहत हुए हैं, खूब गाली सुने हैं, कई बार फेल भी हुए। तो अंग्रेजी हमने सीखा है, भोजपुरी और हिंदी को ग्रहण किया है, अर्जित किया है। मेरी बात समझा पाया मैं सबको? अपनी बात समझा पा रहा हूं? जी Yes. सर। चलिए अच्छी बात है कि आप समझ गए। अब एक बात और बताइए, ये सिर्फ भाषा में ही होता है कि जीवन के हर पहलुओं पर होता है? सर जीवन जीवन के हर पहलू पे। अब में कुछ ना कुछ अनजाने में सीखते हैं या परिस्थिति वश सीखते हैं। आप ओके ओके। एक बात बताइए, राइटिंग वर्सेस स्पीच पर बात करते हैं। राइटिंग और स्पीच में किसको हम सीखते हैं और किसको अर्जित करते हैं? राइटिंग को सीखते हैं और स्पीच को हम अर्जित करते हैं। अर्जित कर लिए हैं, यानी जो भी हम बोल रहे हैं ये अर्जित ये है, अर्जन किया हुआ है। राइटिंग सीखते हैं, एबीसीडी पहले सीखते हैं, क ख ग सीखते हैं, गोला पारो, डंडा धराओ, बकली नवाओ, ये सब करते हैं ना। कुटाई भी होती है हमारी थोड़ी बहुत, माने राइटिंग सीखने के लिए प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं बार बार। तो राइटिंग को लर्न किए हैं, जबकि ये स्पीच जो है और फ्लुएंसी जो है ये हम अर्जित करते हैं। तो जीवन में जब भी आप कुछ अभ्यास करके सीखते हैं, जानते हुए कि हाँ हम सीख रहे हैं, दैट इज लर्निंग। और बिना एफर्ट का सीख लिए तो एक्विजिशन यानी अर्जन। तो क्या ये बात समझ पाए आप? किसी को कोई परेशानी, आपत्ति? वीडियो क्यों सबका ये है? प्रिया वीडियो ऑफ है सबका, कई लोगों का वीडियो ऑफ है। वीडियो ऑफ नहीं, वीडियो ऑफ नहीं।
सर वीडियो मैं ऑफ होगा तो हाँ चलिए बताइए, किसी को कोई आपत्ति इस बात से? सर मुझे कुछ पूछना है, मतलब अपनी पूछिए के लिए। जैसे जी। कि सर मैं अपना पर्सनल अगर पूछूं, तो मैं अगर थिएटर करवाती हूँ, ठीक उसमें स्टेज पर बच्चों को मतलब प्रैक्टिस करवाई जाती है, पूरा सेटअप है, उसकी परफॉर्मेंस करवाई जाती है, ठीक चेतन अवस्था में होते हैं। इसको सर हम कहेंगे लर्निंग। हाँ और अगर मान लो एक बच्चा कुछ 9 बच्चे प्ले कर रहे हैं और 2 बच्चे नीचे बैठे हैं स्टेज के, और वो उसको देखकर अगर खुद वो करने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या सर हम उसे अर्जन कह सकते हैं? हाँ देखिए, अब बात ये है कि किसी किसी यहाँ पर आईक्यू डिपेंड करता है। कोई कोई ऐसा होता है ना कि एकदम बैठे बैठे कई चीजों को अवलोकित कर लेता है, तो वहां पर अधिगम और अर्जन दोनों मिक्स हो जाता है। इसीलिए कंसेप्ट ये आया। देखिए, एक वैज्ञानिक हुए हैं, भाषा वैज्ञानिक हुए हैं, बताओ तो क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस किसने दिया है? जल्दी लिंग्विस्टिक्स वाले फटाक से बताइए। चॉम्स्की। क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस, क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस, क्रिटिकल है शुभ्रांजलि, क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस। हो गई। हिंदी सुनिए, चलिए हटाइए। एरिक लिंडबर्ग, क्रिटिकल पीरियड एक हाइपोथेसिस, एक पीरियड हाइपोथेसिस है। क्या है? क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस, समझिए इधर बात को। ये इसमें ये कहा जाता है कि व्यक्ति का अर्जन क्षमता जो होती है ना, अर्जन क्षमता, अर्जित करने की क्षमता जो है, वो मात्र 15 साल तक होती है। जन्म से लेकर के 15 साल तक में ही हम चीजों को अर्जन करते हैं। बट ऐसा नहीं है, इसके बाद भी अर्जन होता है, बट वो स्लो हो जाता है। यार एक बात याद देखिएगा आप लोग, बच्चे बहुत टीवी से सीख जाते हैं, डांस वगैरह करने आजकल यूट्यूब से सीख जाते हैं, टीवी से सीख जाते हैं, ये सब देख रहे हैं आप। छोटे बच्चे किसी दूसरे ग्रुप में ले जाकर रख दीजिए, किसी दूसरे स्पीच कम्युनिटी में रख दीजिए, तो उनकी भाषा भी सीख जाएंगे वो। अब जैसे इसका एकदम एग्जाम्पल, बेहद एग्जाम्पल इसका दे रहा हूं मैं। मेरी दीदी के 2 बच्चे हैं, वो लोग जन्म के कुछ ही दिन बाद, यानी 3-4 साल बाद, वो चले गए उड़ीसा, कटक, और वो दोनों बच्चे 2 साल में उड़िया सीख गए, और दीदी और मेरे जीजा जी आज तक नहीं सीख पाए। यानी कि सेम जगह पर गए, सेम माहौल मिला, 2 बच्चे जो थे उड़िया सीख गए, लेकिन वो दोनों लोग नहीं सीख पाए। तो इसका मतलब ये साबित हो रहा है ना कि छोटे बच्चों के पास अर्जित करने की क्षमता ज्यादा है। तो किसी ने इसी को क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस कहा है कि जन्म से लेकर के 15 साल तक में अर्जन करने की क्षमता ज्यादा होती है, उसके बाद अर्जन की क्षमता कम होने लगती है। तो ये बात है कि अगर बच्चे सामने बैठ करके भी कुछ देख रहे हैं ना, तो एक तरह से अर्जित ही कर रहे हैं, अनजाने में वो अर्जित करने लग रहे हैं। पहले जब हम पूजा कराने जाते, मतलब पूजा कराने वाले पंडितों को देखता था, तो उन लोगों को सुन सुन के कई मंत्र याद हो जाते थे। वो लोग मंत्र बोल रहे हैं, हम खाली वहां खड़े हैं, 2-4 दिन सुने, याद हो गया। लेकिन अब जाइए, अब 2 लाइन की चीजें याद नहीं होती है। तो जन्म, ये उम्र से भी एक हो जाता है डिसाइड कि आप इतने साल के बाद कोई चीज अर्जित करने की क्षमता कम हो गई। बात कुछ समझा पा रहा हूं? बोलिए। जी सर। तो जो छोटे बच्चों की आप बात कर रही हैं ना, वो अर्जित भी करने लगते हैं उस दौरान, लेकिन वहीं बड़े को कह दीजिए तो अर्जित नहीं कर पाएंगे ज्यादा, वो ज्यादा अर्जित नहीं कर पाएंगे, उनको अभ्यास करना ही पड़ेगा। तो हो गया, ये दोनों बात मैं समझा पाया कि अधिगम और अर्जन में क्या अंतर है?
लर्निंग और एक्विजिशन में क्या डिफरेंस है? Yes, और जो sir. भी लिंग्विस्टिक्स के हैं यहाँ, क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस नहीं तुम लोग बता पाए। मुझे बहुत ही ये हो रहा है कि क्या तुम लोग कैसे पढ़ रहे हो? कौन भैया कहा? एरिक लेनबर्ग। अरे तो मैं अभी बताया जी, मैं ना बताया? एरिक लिंडबर्ग तो मैं बताया। कब दिया था जरा बताओ तो? भैया और आई किस थिंक और किस उस 1967। लड़की का नाम क्या था जिस लड़की पर ये प्रयोग किया गया था? हो गया, चलो तुम लोग जो है ना ध्यान, जनी थी ना वो। जैनी जैनी ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो लोग भाई। लिंग्विस्टिक्स वाले मेरे जो जूनियर हैं वो ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं और इसका मुझे बड़ा ही खेद है। तो चलो आप लोग ये सब ये करो, आगे चलिए। देखिए अब एक बात समझिए, अब थोड़ा सा थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूं। मतलब ये भी इंपॉर्टेंट थी ऐसा नहीं है, इंपॉर्टेंट है ही। देखिए जो एजुकेशन है ना, ये क्या चीज है? एजुकेशन से आपका मस्तिष्क का रूपांतरण होता है। लिखिए इस बात को, एजुकेशन से मस्तिष्क का क्या होता है? रूपांतरण होता है। और एक चीज मैं लिखवा रहा हूं, एक लाइन लिख लीजिए, किसी ने कहा है बड़ा मुझे पसंद आया। लिखिए, अरिस्टोटल ने कहा है कि क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। साउंड का मतलब यहां सेंसिबल से समझिएगा, यह एक क्रिएशन है, यह एक बनाने की, बुनने की, प्रयोग करने की प्रक्रिया है साउंड बॉडी में साउंड माइंड बनाने की। यानी साउंड का मतलब यहां पर समझिए स्वस्थ, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क बनाने की एक क्रिया जो है, बनाने का जो प्रोसेस है वो एजुकेशन के थ्रू होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क क्रिएट करने की जो प्रोसेस है वह एजुकेशन है। ये बात किसने कहा है? अरिस्टोटल। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महाराज धनंजय नहीं कहे हैं, ये महाराज अरस्तु कहे हैं। ठीक है, एक बात और लिखिए, एजुकेशन is the medium to know the world and self। ये जो एजुकेशन है ना, ये स्वयं को और साथ ही साथ दुनिया को जानने की एक प्रणाली है। और ये बात किसने कहा है? ये मैं लिखा नहीं हूं कि किसने कहा, इसलिए आप अनाम है, ये एकदम अननोन ने, पता नहीं कहीं से किसी किताब से लाइन ले लिया। इसलिए आप भी अगर कोई पूछेगा कि एजुकेशन क्या इसको कहेंगे, तो हाँ किसी ने ये कहा है, बट तो कौन कहा है ये नहीं मुझे मालूम है। अभी कौन कहा है इस बात को मैं नहीं मालूम है। एक और बात लिखिए इसके बाद, एजुकेशन as the manifestation of perfection already in man। और इसका हिंदी भी लिखवा दे रहा हूं, इसका हिंदी में आज भेजा हूं, जो 2 पिक्चर भेजा हूं आप लोग को मिला है ना। लिखिए, शिक्षा, इसका हिंदी लिखिए, शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का अविभाज्य है। शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का
अविवार्य है। अविवार्य, अविवार्य। पहले से विद्यमान शिक्षा मनुष्य के अंदर पहले से विराजमान पूर्णता का अविवार्य है, और इन बात को कहे हैं स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने इस बात को कहा है। ये लाइन एकदम रट जाइएगा लोग, परीक्षा में ये पूछ ही देता है। सर किसने बोला? स्वामी विवेकानंद। और सर अभिवार्य का मतलब क्या है? मैनिफेस्टेशन है, यानी पहले से देखिए हमारी अंदर जो चीजें जो है ना, उसी को एक तरह से हम प्रदर्शित करने की कला है। तो एक अभिवार्य करते हैं हम, यानी कि इसको हम बाहर लाते हैं। जो अंदर चीजें हमारी हैं, तो हम एजुकेशन के माध्यम से अंदर से बाहर लाने की एक प्रक्रिया। हमारे एजुकेशन कोई बाहर से नहीं आती है, ये इसी जगत में और इस हमारे अंदर ही चीजें भरी है। कहते हैं ना कि आप ही के अंदर सब कुछ है, बस उसी को हम निकाल रहे हैं। ऐसा सुने हैं? हम आपको दिखा रहे हैं। अविवार्य का अब एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, आप सेंस समझिए कि प्रदर्शित करते हैं हम जो चीजें हमारे अंदर विराजमान हैं, हम उसको प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए कोई जो शब्द होगा कोई बता देगा, या फिर मैं ही इसका हिंदी देख करके कि इसको सरल हिंदी में क्या कहेंगे, बताइएगा। आदित्य जी, आदित्य मालूम है अविवार्य का क्या डिक्शनरी मीनिंग क्या है? सर एग्जैक्ट तो नहीं मालूम है। निखारना, ज्ञान को निखारना, अंतर ज्ञान को निखारना। वही मैं कह रहा हूं ना कि आपके अंदर जो ज्ञान छुपा हुआ है ना, उसी को आप मैनिफेस्ट करते हैं। देखो मैनिफेस्टो देखे है ना आप, मैनिफेस्टो पार्टियों का, कि हम आए अंतर ज्ञान को समझ को प्रस्तुत करना, वही प्रस्तुत करना या प्रकट करना है जो अंदर हमारी चीजें हैं। ये बात स्वामी विवेकानंद बोलते हैं। स्पष्ट है? तो ये तीनों एजुकेशन के बारे में तीनों लाइन लिख लीजिए। देखिए, अच्छा और भी लिखिएगा क्या, बहुत सारा है, बट मैं कितने को लिखवाऊं, छोड़िए ज्यादा नहीं लिखिए। 3 पिलर्स ऑफ एजुकेशन एक चीज होता है, कोई लिखिए 3 पिलर्स ऑफ एजुकेशन। 3 पिलर्स ऑफ, या 3 पिलर्स, हाँ 3 मेजर फिलॉसफी एंड अप्रोचेज, 3 बेसिस ऑफ। देखो एजुकेशन का 3 आधार होता है। एजुकेशन का बेस होता है कुछ चीजें, और वो 3 बातों पर डिपेंड करता है। पहला है वाई, कि एजुकेशन क्यों का जवाब देता है। शिक्षा क्यों का जवाब देता है, शिक्षा कैसे का जवाब देता है, और शिक्षा क्या का जवाब देता है। क्यों का जवाब देने को फिलॉसफी कहते हैं, दर्शन कहते हैं इसको। जब हम क्यों के विषय में जाते हैं, रीजन ढूंढते हैं किसी चीज का, लॉजिक ढूंढते हैं किसी चीज का, तो वही होता है दर्शन। जब रीजन जानने की कोशिश करते हैं तो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आ जाता है। वैसा एजुकेशन दर्शन शास्त्र को दिखाता है, शो करता है। और जब कैसे प्रक्रिया के बारे में जानते हैं तो ये साइकोलॉजी है, यह मनोविज्ञान है, जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स, समाज का मनोविज्ञान कैसा है, व्यक्ति का मनोविज्ञान कैसा है, यानी कैसे प्रोसेस कर रहा है, इस चीज को जब समझते हैं उसको साइकोलॉजी के अंतर्गत रखा गया है। और जो वाट जो है ना, ये सोशियोलॉजी है, ये समाज का विज्ञान है। क्या का जब जवाब देते हैं तो उस विषय का सोशियोलॉजी है वो। और पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है ना, इसी तीनों बेसिस पर डिपेंड। और अगर मूल बात कहें, एक ही बात कहें, तो ये दोनों भी इसी फिलॉसफी के अंदर आता है। तो सारी दुनिया की जितनी भी एजुकेशन सिस्टम है, अगर उसको हम एक शब्द में अगर कहना चाहें, एक नाम देना चाहें, कोई एक ब्रांच में बांटना चाहें, तो ब्रांच कौन सा होगा? वो ब्रांच कौन सा होगा? फिलॉसफी। दर्शन होता है। इसी दर्शन में हम रिफ्लेक्ट करते हैं चीजों को, लॉजिक देते हैं, रीजन ढूंढते हैं,
दीज आर द पार्ट ऑफ मुख्य जो है एजुकेशन का महत्व, जो उद्देश्य है वो मनुष्य के मस्तिष्क का रूपांतरण करके उसके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना। ये बात मैं 3 दिन से कह रहा हूं, 3 दिन से मैं कह रहा हूं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनुष्य के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन। अपेक्षित परिवर्तन लाना, डिजायरेबल चेंज लाना। और लिखिए टू ट्रांसफॉर्म द ह्यूमन माइंड, हम मस्तिष्क को भी रूपांतरित, क्योंकि जब हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे तो इसी में ना इंक्लूड है कि मस्तिष्क में परिवर्तन आएगा तभी तो व्यवहार में परिवर्तन आएगा। तो एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य जो होता है मानव मस्तिष्क का रूपांतरण करना। संस्कृताइजेशन शब्द सुने हैं आप लोग? संस्कृताइजेशन, संस्कृताइजेशन शब्द पहले से किसी ने सुन रखा है कि अभी सुन रहा है जीवन में? अभी सुन रहे हैं? सुना है। कौन सुना है जरा बताइए। संस्कृताइजेशन, मीनाक्षी हैव यू हर्ड संस्कृताइजेशन? श्रीनिवासन की फिलॉसफी, अरविंदो की फिलॉसफी, किसका है? संजय प्रताप प्रजापति बताएं। श्रीनिवास का है सोशियोलॉजी। देखिए एक सिस्टम ये देखा गया है, आप लोग थोड़ा सा उसको उस तरीके से मत लीजिएगा। एक व्यवस्था ये देखी गई कि जो समाज में एक सो कॉल्ड हायरार्की बनी हुई है ना जातियों की, जो जाति व्यवस्था तो हर समाज की सच्चाई है, इसको इग्नोर तो कर नहीं सकते हैं। मेरी बनाई हुई नहीं है, ये पहले से बनाया गया है। तो एक देखा गया समाज का एक बड़ा ही विचित्र मानसिकता कि जो जातियां मतलब नीचे हायरार्की में जो नीचे आती हैं, लेकिन जब वो शिक्षा ग्रहण करती है ना तो बड़ी जातियों की नकल करने लगती है। और इस नकल में देखिएगा बहुत लोग अपने नाम के आगे सिंह लगाने लगे हैं, या जो बड़ी जातियां जो लगाती है वो लगाने लगे। ऐसा मैं ही केवल ऑब्जर्व किया हूं कि आप लोग भी किए? हाँ जी सर, हम लोग भी किए मतलब कहने में मैं थोड़ा सा संकोच कर रहा हूं, लेकिन सर ये बात सच है, ये आज के समय में है ये चीज। क्योंकि ऐसा लगता है कि हम अपने नाम के साथ सिंह लगाएंगे ना तो जब सामने किसी को बोलेंगे तो एक अलग छवि बनेगी हमारी। सर सब मेरी लोग क्लास है एक पीएचडी में मेरे साथ है, उनका नाम है जितेंद्र, पर उनका सरनेम कुछ और है, पहले कुछ और था, लेकिन वो कब से गोयल ही लगा रहे हैं, जबकि वो एसटी को बिलोंग करते हैं बट गोयल अच्छा, ये बात वो नहीं है कि कोई एसटी एससी की बात नहीं है। बात ये है कि समाज के नीचे तबके में जो सोकल जिन्हें हायरार्की में डाल दिया गया था नीचे, जब उनका माइंड ट्रांसफॉर्म हुआ, यानी जब वो शिक्षित हुए, तो वो अपने आप को उच्च वर्ग में लाने का प्रयास करते हैं और पहला प्रयास सरनेम के रूप में दिखता है। क्या इस बात से सहमत है? किसी को कोई आपत्ति हो तो भाई मुझे क्षमा करिएगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात, और इसी व्यवस्था को श्रीनिवासन ने कहा संस्कृताइजेशन हो रहा है समाज का। संस्कृताइजेशन हो रहा है, यानी संस्कृताइजेशन का मतलब प्यूरिफिकेशन हो रहा है। हम हायरार्की में अपने आप को ऊंचा साबित करने लगते हैं। और देखिए इसका सकारात्मक पक्ष भी है। ठीक है, जब समाज इसी को मानता है, वो सरनेम देखकर ही लोगों के चरित्र और लोगों के व्यवहार का जब आकलन करता है, तो ठीक है भाई, हमारा भी माइंड ट्रांसफॉर्म हुआ, हम भी अपने नाम के साथ वो लगा लिए। अब हमारे में अंदर ऐसा गट्स आ गया, ऐसी क्षमता आ गई कि हम भी अब समाज के मुख्य धारा में अपने आप को जोड़ने लगे। इस व्यवस्था का नाम संस्कृताइजेशन दिया गया। लेकिन समझिए कि संस्कृताइजेशन ही क्यों दिया गया? तो संस्कृताइजेशन का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन, यानी मस्तिष्क का रूपांतरण, मस्तिष्क का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो शिक्षा का उद्देश्य संस्कृताइजेशन भी है, लिख लीजिए। गैलरी व्यू ही रखिए अभी। तो शिक्षा का द गोल ऑफ एजुकेशन इज संस्कृताइजेशन।
और ये सिर्फ ध्यान रखिए, तो मैं एक जाति का उदाहरण दिया क्योंकि उन्होंने जातियों के उदाहरण से ही इस बात को समझाया है। लेकिन आप एक और बात बताऊं, हैबिट भी देखिएगा, आम जीवन में भी लोगों को जरा गौर करिएगा कि जहां उनके पास थोड़ी सी बुद्धि, पैसा वगैरह आता है, तो लगते हैं लोग दूसरे की कॉपी करने, जैसे इंडियन फॉरेनर्स की कॉपी करने लगते हैं, हम पश्चिम का नकल करने लगते हैं। हम ज्यादा हमारे पास हो तो हम शहरी लोगों का नकल, गांव के लोग शहरी लोगों का नकल करने लगते हैं, या हम अपने बॉस का नकल करने लगते हैं। ऐसा तो मैं ही ऑब्जर्व किया हूं कि आप लोग भी किए, बताएं। नकल करने लगना, उसके जैसा बनने की कोशिश में, ये फैशन वगैरह बदलता है तो क्या लगता है आपको कि हमारा नकल ही तो कर रहे हैं, हम किसी का नकल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को ये कहते हैं कि हम भी अब उस माइंड के हो गए। ये कुछ नहीं है, यह एक ट्रांसफॉर्मेशन है ह्यूमन माइंड का, और इसका सकारात्मक पक्ष ही देखिएगा यहाँ पर, नकारात्मक मत देखिए। नकारात्मक देखिएगा तो बहुत ये हो जाए। उतना भी संस्कृताइजेशन नहीं होना चाहिए कि गांव से सरसों का पौधा लगा कर आए, काटने के समय गए तो पूछे कि फादर ये किस चीज का प्लांट है। ऐसा भी संस्कृताइजेशन नहीं होना चाहिए। हाँ, एक कहानी है इस पर। एक लड़का तिलहन यानी सरसों का खेती करा करके और गया शहर में कमाने के लिए, अर्निंग करने के लिए। सरसों का मतलब कि 3 महीना बाद वो जो हो जाता है, वो काटने वाला 4 महीने बाद काटने लायक हो जाएगा, 4-5 महीने में। गया तो उसी पिताजी से पूछा कि फादर ये किस चीज का प्लांट है। अब वहीं लगा के आया था ससुराल। तो ऐसा भी संस्कृताइजेशन आपके माइंड का नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर के ह्यूमन माइंड का ट्रांसफॉर्मेशन ही एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य होता है। इस बात को हम कई बार बोले, लिख भी लिए होंगे आप लोग, और मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप समझ भी गए होंगे। सहमत है इस बात से कि ह्यूमन माइंड का ट्रांसफॉर्मेशन ही एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य है? तो सर एजुकेशन का गोल तो संस्कृताइजेशन नहीं होना चाहिए ना, कि ये क्यों तो नहीं होना चाहिए? एक तरफ क्योंकि ये एक साइड तो नेगेटिव वे में जा रहा है। तो इसका निगेटिव मत देखिए ना, इसके हर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ही देखिए। हर निगेटिव पॉजिटिव तो हर चीजों में। बात बस सर इतना नहीं है कि नेगेटिव, ये सेंस नहीं है कि छोटे लोग बड़े लोगों का वो कर रहे हैं, ये है कि ये लोग अपनी चीजें छोड़ रहे हैं। नहीं, अपनी चीजें छोड़ना क्यों छोड़िएगा? जब दूसरों को अपनाइएगा तभी तो अपनी चीजें छूट जाएगी। अरे तो अपना ही तो रहे ना, अपनी चीजें अच्छी नहीं लग रही है, दूसरों का सरनेम ले रहे हैं। तो सर ये क्यों ले रहे हैं? मतलब अपनी संस्कृति अपने उससे तो दूर हो रहे हैं ना। तो आदर्शवाद में कुछ नाम आता है, वो नाम लिखिए। फॉरबेल, कांट। कांट नाम का एक दार्शनिक का नाम सुने होंगे लोग, पश्चिम के दार्शनिक कांट सुने हैं? पूरा नाम है प्लेटो। इमैनुअल कांट का नाम सुना हाँ है। हाँ हाँ, इमैनुअल कांट। प्लेटो। अब चला आ जाइए पूर्व में, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंदो, etc. are the main proponent of idealism. Are the main proponent of idealism. फिर से मैं 3 बातें याद रखिएगा। क्या क्या? रिलीजन डेवलप करना, मोरल वैल्यू डेवलप करना, और अध्यात्म विकसित करना हर एक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। और ईश्वर ही केंद्र में है। सारी चीजें ईश्वर की बनाई हुई है। ईश्वर के हम बेहतर गिफ्ट, उपहार स्वरूप मनुष्य इस धरती पर आया है। तो आदर्शवादी उन सारे आविष्कार को जो मनुष्य के खिलाफ हो, जो मानवता के खिलाफ हो, जो मनुष्य के को डिवास्टेट करता है, यानी मनुष्य को जो विनाश करता है, वैसा एजुकेशन इनके अनुसार नहीं होना चाहिए। अगर वो करते हैं तो हम ईश्वर की जो अमूल्य कृति है ह्यूमन बीइंग, उसके साथ हम छल कर रहे हैं, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इससे ईश्वर नाराज होगा। इसलिए कोई भी एजुकेशन जो है धर्म से अलग नहीं होना चाहिए।
अध्यात्म से अलग नहीं होना चाहिए। बात तो अच्छी भी लग रही है, अच्छी लग रही है ना? बट ये आदर्श है, संभव नहीं है। हर्बर्ट भी है सर, हर्बर्ट, हीगल, सुकरात भी हाँ, आदर्शवादी हैं। हर्बर्ट हीगल है। चलिए, हर्बर्ट तो इस पे थे ना, अरे मेमोरी लेवल के थे ना। हाँ, हर्बर्ट भी लिख लीजिए, सुकरात भी लिख लीजिए, बहुत सारे हैं इसमें वीरेंद्र जी, बहुत सारे हैं। हम एक प्रमुख नाम बता दिए महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी कह सकते हैं, लिख लीजिए। महात्मा गांधी दोनों में है, प्रकृतिवाद में भी हाँ आदर्शवादी। हाँ हाँ, दोनों में है। अभी आगे उसको पढ़ेंगे, नेचुरलिज्म में पढ़ेंगे। तो बताइए, आदर्शवाद में किसी को कोई परेशानी है, आपत्ति है, बताना है, जोड़ना है, पूछना है, आपत्ति जताना है आदर्शवादियों से? मुख्य कर्ता कौन है, मनुष्य है कि ईश्वर है? ईश्वर, गॉड, जो केंद्र में है। वही है। और एक बात बताइए, ये तो बड़े बड़े नाम हैं, मैं नाम इसलिए लिखवा दिया कि आपको परीक्षा में पूछे, बड़ा बड़ा ही नाम पूछेगा तो मेरी माँ का नाम थोड़े पूछेगा। दिन भर भगवान शंकर जी और काली माँ को पूछते रहती है, आज तक उसको ये नहीं, वो मतलब इतना भक्ति इतना कुछ याद नहीं रहता है। तो आदर्शवादी हमारी सबकी माताएं हैं, ऑलमोस्ट आप सब होंगे। भगवान के सामने जाते हैं, मंदिर के सामने ऐसे ऐसे सर झुका देते हैं, तो स्वभाव से हम भी आदर्शवादी, हम सब आदर्शवादी। अच्छा, एक बात बड़ा मजेदार है, बताऊं? बोलिए। बताइए सर। सर, आदर्शवादी होने के कारण ही हम हर चीज सिचुएशन को इसीलिए स्वीकार कर लेते हैं कि ईश्वर ने किया होगा तो अच्छा ही होगा। हाँ, जो बात बताने वाला था मैं ये बता रहा हूँ, हम सबके पास अपना अपना दर्शन होता है, सब लोग किसी ना किसी दर्शन से प्रभावित होते हैं। कोई ऐसा है जो कहेगा कि हम दर्शन से प्रभावित नहीं, या मेरा कोई दर्शन नहीं? कोई ऐसा है, कह के देखे? कोई ईश्वर पर संदेह करता है? कोई ऐसा है जो कहेगा ईश्वर नहीं है? कहे ना यार, कोई नहीं कहेगा तो हम ही कह देंगे। कहेगा कोई कि हम ईश्वर पर संदेह करते हैं? पिछली बार भी सर आप ही ने माना था, बाद में क्या कि ईश्वर नहीं है? तो अभी तक मान के बैठे हैं थोड़े। देखिए, दिखाएंगे, देखिए ये दिख रहा है, ये मेरे जरा देखिए तो। जी, सरस्वती जी की वो है चित्र, ये देखिए, कृष्ण बाल रूप में है, उसी के बगल में स्वामी विवेकानंद है। ये ऊपर देखिएगा तो महात्मा गांधी, अंबेडकर, एपीजे अब्दुल कलाम दिख रहा है जी। तो मैं कहाँ ईश्वर को नहीं मानने वाला, लेकिन आप लोग में से कोई कहा था कि भी मैं भी मानता हूँ। जब उस दिन बहस थोड़ी सी छिड़ी थी तो सर आपने लास्ट में यही कहा था क्या कि नहीं मानता? मैं भी मानता हूँ, आपने ये कहा था। हाँ, तो अभी भी वो उस पे हैं। इसलिए ये भ्रम में मत रहिएगा कि हम किसी दर्शन से प्रभावित नहीं है, जाने अनजाने में आप सब प्रभावित है। अगर संदेह करते हैं तो आप संदेहवादी हैं। एक होता है थेइस्ट, जो ईश्वर में विश्वास करता है, एक होता है अथेइस्ट, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, और एक होता है एग्नोस्टिक, जो ना विश्वास करता है, जो ना खारिज करता है, वो संदेहवादी होता है। तो हम सब किसी ना, तीनों में से किसी ना किसी में आ जाते हैं। तो हम सबके पास दर्शन है, हम सब आदर्श स्थिति के लिए तैयार। अगर देखा जाए ना तो 99% लोग स्वभाव से आदर्शवादी होते हैं। कोई एक विरला हो गया जो चैलेंज कर दिया ईश्वर को, फिर दुनिया उसके पीछे पड़ जाती है टूट के, क्या कह दिया, क्या कर दिया, ये वो। खैर चलिए आगे बढ़िए। तो ये होता है आपको आइडियलिज्म का कंसेप्ट, नाम याद रखिएगा। मुझे ज्यादा नहीं, हम फिलॉसफी नहीं पढ़ रहे हैं, बस केवल एजुकेशन से ही सारी चीजें रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा सा हमने पढ़ना है। अगला लिखिए नेचुरलिज्म, जो दूसरा एजुकेशन का में मानने वाले हैं, एक ब्रांच है नेचुरलिज्म का, प्रकृतवाद।
अच्छा, ये पढ़ाए तो नहीं है ना अभी पहले कभी? पढ़ा चुके हैं? नहीं सर। चलिए दूसरा लिखिए, प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म। देखिए नेचुरलिज्म क्या कहता है, प्रकृतिवाद क्या है? नेचुरलिज्म प्रकृतिवाद क्या है? नेचर इज द सुप्रीम टीचर या बिगेस्ट टीचर। नेचर, प्रकृति ने ही, नेचर इज द ओनली टीचर। नेचर इज द ओनली टीचर, प्रकृति ही सबसे बड़ी शिक्षक है। और जो भी हम सीखते हैं ना, वो हम नेचर से ही सीखते हैं, प्रकृति से ही सीखते हैं, प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस से सीखते हैं। कोई अध्यात्म वगैरह नहीं, कुछ नहीं, करके सीखो। करके सीखो का कंसेप्ट जानते हैं? अब एक बात समझिए, छोड़िए इस बात को, मैं एक बात जो कह रहा हूं ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए इस बात को। मुझे पिन करिए जरा, विवेक मुझे पिन करिए। हो गए सर। अभी है सर, आप ही का वीडियो स्पॉटलाइट मेरा है? यस सर। मुझे तो नहीं दिख रहा है, चलिए खैर कोई बात नहीं। हाँ अभी दिख रहा है। क्या मैं कह रहा था, अल्लाह भूल गया। करके अभी कुछ, सीखना, करके हाँ सीखना। करके सीख। देखिए नेचुरलिज्म वाले ये मानते हैं कि किसी को कितना भी बताओगे ना कि पेड़ पर चढ़ना खतरनाक है, तो नहीं सीखेगा। एक बार चढ़ के जब गिर जाएगा ना, तो बढ़िया से सीख जाएगा कि पेड़ पर चढ़ना खतरनाक है। बस मूल भावना नेचुरलिज्म का यही समझिए। जब हम प्रैक्टिकल वे में सीखते हैं, अभी बताया था ना नॉन फॉर्मल एजुकेशन इसी कंसेप्ट पर चलता है कि प्रकृति ही सबसे बड़ी शिक्षक है। प्रैक्टिकल से सीखो, प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस से सीखो, करके सीखो, उसी वही ज्ञान है। इसलिए किताबों से पाया गया ज्ञान सबसे दोयम दर्जे का ज्ञान है, बिल्कुल ज्ञान है ही नहीं। प्रकृतिवादी ये मानते हैं कि जो भी ज्ञान है, एजुकेशन है, वो रियल लाइफ से ही हम पा सकते हैं। एजुकेशन का मतलब भी यही है कि नेचर से सीखिए, रियल टाइम से सीखिए, रियल सिचुएशन से सीखिए। समझ रहे हैं? पेड़ पर चढ़ना खतरनाक है, खतरनाक है, आप 100 बार बताइएगा, नहीं सीखेगा कोई। एक बार चढ़ा दीजिए, गिरेगा तो सीख जाएगा कि पेड़ पर चढ़ना खतरनाक। ये बिल्कुल प्रकृतिवाद सर कहता है। हाँ हाँ, प्रकृतिवाद आदर्शवाद का जस्ट एक विरोधी है। आदर्शवाद में जहां हम किसी के आदर्श को, हाँ ईश्वर के आदर्श को मानते हैं, और प्रकृतिवाद कहता है कि हम जैसे बच्चे पेड़ कोई लगाते हैं, कोई पौधा लगाते हैं, तो उसको बिल्कुल नेचर पर छोड़ देते हैं, उसके प्रकृति पर छोड़ देते हैं, और उसके अगल बगल में जो खरपतवार होता है उसको हम निकालने का काम करते हैं या अलग करने का काम करते हैं। उसमें जल डालते हैं, पानी डालते हैं और उसकी देख रेख करते हैं। उसी तरह बच्चे को भी हम पूरा प्रकृति के हवाले छोड़ दें और हम एक एज ए गाइड के रूप में मॉनिटरिंग करें कि बच्चा किस प्रकृति में जा रहा है, किस नेचर का बिल्कुल है, बिल्कुल। और सिर्फ बाहर से हम देखभाल करें, बाकी उस पर छोड़ दें, वह खुद प्रकृति में रह के सीख जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब बताइए, आप लोग जरा रिसर्च को याद करिए। रिसर्च में 2 कंसेप्ट हम बताए थे। एक बताया था मैं रेशनलिज्म और दूसरा बताया था एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म, CEMPRI लिख लीजिएगा। एम्पिरिसिज्म शायद होता है ना, एम्पिरिसिज्म। ये बताइए तो ये नेचुरलिज्म किसको सपोर्ट कर रहा है, रेशनलिज्म को कि एम्पिरिसिज्म को? पर एम्पिरिसिज्म को। एम्पिरिसिज्म। इसको कहते हैं अनुभववाद।
अनुभववाद, यानी कि अनुभववाद के विचारों को आधार बना करके और जब हम ज्ञान देते हैं, एजुकेशन कराते हैं, उस चीज को कहते हैं नेचुरलिज्म। अब इसके अंदर कुछ नाम लिखिए, इसके अंदर भी कुछ नाम। एक व्यक्ति ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग कंसेप्ट विकसित किया था, कौन था वो बताएं जरा, बीएड वाले बताएं, बीएड वाले, बीएड वाले, आर्मस्ट्रॉन्ग। ह्यूरिस्टिक मेथड आर्मस्ट्रॉन्ग। लर्निंग बाय डूइंग उसको कहते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखो, करके सीखो। और एक शब्द होता है ह्यूरिस्टिक मेथड, लिख लीजिए इसको, HEURISTICS, ह्यूरिस्टिक्स मेथड, ह्यूरिस्टिक्स मेथड ऑफ टीचिंग या लर्निंग, लर्निंग। आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम इसमें बड़ा ही इससे लिया जाता है। खेल विधि एक सुने होंगे आप लोग, खेल विधि, किंडरगार्टन की सर। किसने बना खेल विधि का कंसेप्ट, किसने दिया है? किंडरगार्टन ऐसे कुछ है ना सर? मारिया मोंटेसरी, फ्रोबेल फ्रोवेल ने दिया है, फ्रोवेल ने। अच्छा, फॉरवेल उसी में, उसमें भी लिखवाए हैं ना फ्रोवेल? जी सर लिखवाए हैं। आइडियलिज्म में फॉरवेल लिखवाए हैं ना, खेल विधि। केवल नाम लिखवाए थे फॉरवेल, सर नाम लिखाया। तो देखिए, अब देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि विधि ठीक है कि फॉरवेल का नाम हम वहां लिखवा दिए, लेकिन ये इसमें भी आ जाएगा, क्योंकि खेल विधि से हम एक तरह से प्रैक्टिकल ही कराते हैं। तो ये नाम जो है, ये फॉरवेल का, ये इसमें भी आता है। एक दो और नाम मैंने लिखा है। हार्बर्ट हो गया, अच्छा हार्बर्ट लिखिए, हार्बर्ट, हार्बर्ट। आर.एन. टैगोर लिखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर। अच्छा, रूसो का नाम सुने हैं आप लोग, रूसो? यस सर, सुना है सर, सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया था। हाँ, ये रूसो का भी इसमें नाम आता है, रूसो। अब देखिए, मुझे इतना ही नाम मैंने एक जगह नोट किया था, बस वो यही है। और भी नाम अगर आपको मिलेगा तो आप लोग इसमें ऐड कर दीजिएगा। ये मुख्य रूप से ये नाम आते हैं। कई नाम रिपीट करेंगे, मतलब एक नाम 2-3 फिलॉसफी में आएगा तो उससे घबराइएगा मत। कई लोग ऐसा होते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है कि मुख्य किसमें है, ये मुख्य रूप से किसमें है। या चाहे तो आप फॉरवेल को जो है ना, आप रख सकते हैं इसी में, नेचुरलिज्म में ही, आदर्शवाद से हटा करके इसी में रख लीजिए, क्योंकि जब विधि दिए हैं तो ज्यादा महत्वपूर्ण यही है। सर एक क्या बोले थे, हंट बोले थे, हंट क्या बोले हाँ, थे? हंट, क्या हंट तो वो है ना, रिफ्लेक्टिव लेवल के हैं, हंट नहीं। हर्बर्ट, हर्बर्ट हैं, हर्बर्ट कौन तो बोले थे? अरे ये हर्बर्ट ये बोला था। ये 4 नाम जो दिख रहा है ना, फॉरवेल, हर्बर्ट, आर.एन. टैगोर, रूसो, ये सब लिख लीजिए। अरे बाप रे, 10:30 हो गया। ओहो सॉरी, फ्रोबेल आ गया, आएगा हैं? फॉरवेल, हाँ इसी फ्रोबेल में आएगा। जी जी, इसी में लिख लीजिए, उसमें से हटाकर इसमें लिख लीजिए। तो इस तरह से अभी हम लोगों को आगे पढ़ना है प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद, उसके बाद अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो ऐसे 2 चीजें और पढ़ेंगे और